हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4th लेसन को कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा लेसन 5th होगा। इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक है हमारा जन संघर्ष और आंदोलन, पॉपुलर स्ट्रगल और मूवमेंट। हम लोग अभी तक देखते आए हैं कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, इस चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं और सरकार के अलग अलग अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करती है, इस चीज़ को भी समझ चुके हैं। आज हम लोग फिर से लोकतंत्र में के लिए कैसे पॉपुलर स्ट्रगल जरूरी है इसको जानने के लिए दो स्टोरी की चर्चा करेंगे। पहला स्टोरी जो हम लोग जानेंगे, कहानी सुनेंगे, वो है नेपाल की, और दूसरा स्टोरी हम लोग देखेंगे बोलिविया की। हम लोग अभी तक बहुत सारे कंट्री की चर्चा करते आए हैं और देखें कि हर कंट्री में कैसे लोकतंत्र की बहाली हुई है, लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा कैसे हुआ, इसके लिए कैसे स्ट्रगल किया गया है, इस चीज़ को समझें। आज हम बात करेंगे जो दो कंट्री की, वो एक कंट्री है नेपाल और दूसरी कंट्री है बोलिविया। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नेपाल की, और नेपाल में देखते हैं कि नेपाल में सबसे पहले डेमोक्रेसी 1990 में डेमोक्रेसी की बहाली हो चुकी है, डेमोक्रेसी आ चुका, लोकतंत्र आ चुका है और वहाँ पे लोकतंत्र की सरकार है और राजा जो है नाममात्र का सरकार है। संविधान का हेड वहाँ पे संसद के द्वारा चल रहा है। लेकिन 2005 में जब वहाँ के जो किंग थे वीरेंद्र, उनकी हत्या कर दी गई। जैसा कि हम लोग अपने इंडियन हिस्ट्री में भी देखे हैं कि एक नया राजा जो है वो बनने के लिए क्या करता है, पुराने राजा का हत्या कर देता है। तो वैसे ही किंग जो वीरेंद्र है, उनका भी नेपाल में रस्मय तरीके से हत्या कर दिया गया है। और वीरेंद्र की हत्या के बाद वहाँ नेपाल में एक नए राजा का नियुक्ति बनते हैं, वो है ज्ञानेंद्र। राजा जब ज्ञानेंद्र बनते हैं तो उनके लिए लोकतंत्र ये बहुत अटपटा वर्ड था। उन्हें लोकतंत्र ये रास नहीं आ रहा था कि राजा का पावर केवल नाम मात्र का हो, ये उन्हें अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने क्या किया, 2005 में फिर से लोकतंत्र को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया और सारी पावर अपने हाथ में ले ली। और इस घटना के बाद नेपाल में फिर से एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अप्रैल 2006 में क्या किया गया कि इसके विरोध में 7 पार्टी अलायंस बनाया गया। 7 पार्टियों ने, छोटे छोटे पार्टी, जैसे हम लोग अपने यहाँ देख रहे हैं एनडीए को देख रहे हैं, यूपीए को देख रहे हैं, कई पार्टी मिलकर एक अलायंस करते हैं, साझेदारी करते हैं। वैसे ही नेपाल में 7 पार्टी, छोटे छोटे पार्टी मिलकर अपना अलायंस बनाया, जिसे हम लोग एसपीए के नाम से जाने हैं। इसका समर्थन माओवादियों ने भी किया। इनका क्या कहना था, इन्होंने एक अल्टीमेटम दिया अपने राजा ज्ञानेंद्र को कि फिर से नेपाल में क्या किया जाए, पॉपुलर गवर्नमेंट की बहाली की जाए, यानी कि चुनाव हो और वहाँ सरकार बनाया जाए चुनाव के द्वारा, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित किया जाए, पार्लियामेंट का फिर से अपॉइंटमेंट किया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और फिर से लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाए। इसके लिए उसने अल्टीमेटम दिया और फाइनली 24 अप्रैल को जो वहाँ के राजा थे ज्ञानेंद्र, उनको माओवादी और एसपीए की बात मानना पड़ा और उन्होंने अपनी सत्ता को छोड़ा। फिर से नेपाल में डेमोक्रेसी की बहाली हुई। मिर्जा प्रसाद कोइराला जो थे वो वहाँ के पीएम बनाए गए। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पूरी तरह से कहेंगे हम कि नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हो गया था, ऐसा नहीं था। ये कंटिन्यू हमेशा छोटी मोटी घटना वहाँ पे नेपाल में घटती रही और फाइनली जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही बाद में 2015 में हमारा जाके बन के तैयार हुआ। एसपीए और माओ के बीच में एक समझौता हुआ कि सरकार में शासन में किसकी सरकार रहेगी, दोनों के बीच, पार्टियों के बीच में समझौता हुआ। और अभी एट प्रेजेंट नेपाल में हम बात करें तो यहाँ पे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। ये तो नेपाल की घटना हुई। अब हम एक और कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, वो हमारा दूसरा कंट्री है बोलिविया। बोलिविया जो है ये लातिन अमेरिका का एक कंट्री, छोटा सा कंट्री है और बहुत ही गरीब कंट्री है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ की क्या समस्या है। यहाँ तो हम लोगों ने देखा नेपाल में, यहाँ पे ऑलरेडी डेमोक्रेसी बहाल नहीं थी। डेमोक्रेसी कैसे लाया जाए, इसके विरुद्ध में संघर्ष हुआ, पॉपुलर संघर्ष हुआ। हम लोग देखते हैं बोलिविया की बात करते हैं। बोलिविया में ऑलरेडी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट है। डेमोक्रेसी रहने के बाद भी डेमोक्रेटिक कंट्री में भी समस्या हो सकती है। इस घटना को जानते हैं और
यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना घटी वो थी वाटर वार इन बोलिविया। ये क्या था वाटर वार? जिस चीज़ को देखते हैं कि पानी के लिए क्या युद्ध हो सकता है, इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। एक शहर बोलिविया में कोचम्बा, वहाँ पे जो पहले पानी जो सप्लाई होती थी नगर पालिकाओं के द्वारा, उसको क्या किया गया सरकार के द्वारा एमएनसी कंपनी के हाथ में दे दिया गया। मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे कि हमारे यहाँ भी पानी, अब तो पानी यहाँ भी बिक रहा है, इंडिया में बिक रहा था, लेकिन पानी स्टार्टिंग में क्या था, जल पानी हवा जो था वो फ्री था। एमएनसी कंपनी क्या की कोचम्बा में पानी का जो दाम था, रेट जो था वो काफ़ी बढ़ा दिया। और अब जो यहाँ के लोग थे उनका जो वाटर बिल जो आता था करीबन 1000 के लगभग आने लगा, जबकि उनका एवरेज इनकम ही मात्र 5000 हुआ करता था। इसके विरुद्ध में वहाँ पे कॉमन स्ट्राइक हुई। कब? जनवरी 2000 में। जनवरी 2000 में ये बोलिविया में वाटर के लिए, कि वाटर में कोई टैक्स नहीं दिया जाए या पानी का बिल इतना नहीं दिया जाए, इसके लिए वाटर वॉर हुआ। और अंततः वहाँ भी कोचम्बा में एमएनसी कंपनी क्या की, जन संघर्ष को देखते हुए अंततः उनको देश छोड़ के भागना पड़ गया और फिर से पानी जो था वो नगर पालिकाओं के हाथ में आ गया। तो ये हम लोगों ने दो कहानियों को सुना, नेपाल को देखा और दूसरा बोलिविया को देखा। इस दोनों कहानी में हम लोगों ने क्या जाना कि पहले तो हम लोगों ने देखा कि नेपाल में ऑलरेडी डेमोक्रेसी है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है, डेमोक्रेसी नाम की चीज़ है ही नहीं। डेमोक्रेसी के लिए कैसे पब्लिक, वहाँ की आम जनता जो है स्ट्रगल कर रही है, और बहुत ही संघर्ष के बाद, जन संघर्ष के बाद वहाँ डेमोक्रेसी नियुक्त होता है। दूसरी घटना हम लोगों ने देखा बोलिविया में क्या देखा, वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है, लेकिन डेमोक्रेसी होने के बाद भी पब्लिक जो है अपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ में एक आंदोलन कर रही है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट के प्रति, वो उनकी नीतियों के प्रति वहाँ की जनता जो है क्या है, असंतुष्ट है। और वहाँ पे स्ट्रगल होता है, और स्ट्रगल होने के बाद फिर से वहाँ पे नया संविधान बनाया गया, नगर पालिकाओं के हाथ में आ गया वाटर सप्लाई। और ये जो एमएनसी कंपनी को बेच दिया गया था, वो भी एमएनसी कंपनी देश छोड़ के भागे। फिर से कैसे बोलिविया खुशहाल होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी के लिए किस ढंग से संघर्ष करना पड़ता है, पॉपुलर स्ट्रगल होता है। जैसा कि हम लोग भारत में भी देखते हैं, डेफिनेटली अगर 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उससे पहले कि हम लोगों ने 200 वर्षों का घटना देखा, कैसे भारत की आज़ादी में कितना स्ट्रगल करना पड़ा। इसके बाद हम लोग छोटे छोटे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जैसे लामबंदी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन चूँकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, उसके बाद वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानते हैं इससे रिलेटेड, पॉपुलर स्ट्रगल से रिलेटेड और मूवमेंट से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर सबसे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो देन प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू सो मच।